हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं जनवरी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेडागोजी की क्लास। अगर आप चैनल बन रहे हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। सीटेट में 75 नंबर की पेडागोजी आती है और सभी पार्ट में 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करती है सीटेट में वो पेडागोजी करती है। तो चलिए हम पेडागोजी के ही इस पोर्शन को मजबूत कर लेते हैं पेडागोजी की क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है। तो किस कौशल का विकास विद्यार्थियों के यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रदर्शन कौशल, बी में दिया है अवलोकन कौशल, सी में दिया है रचनात्मक कौशल और डी में दिया है श्रवण कौशल। यहाँ पर बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ये रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल। जब बच्चे से वह खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है तो उसके अवलोकन, रचनात्मक और श्रवण तीनों कौशल जो है ये विकसित हो जाएंगे। प्रदर्शन कौशल जो है ये विकसित नहीं होगा। प्रदर्शन कौशल का मतलब होता है इसमें उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके कुछ दिखाया जा रहा है, तो बच्चा इसमें मूर्त रूप से बस उस चीज़ को देखता रहता है, सक्रिय होकर सीखता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस कौशल का विकास यहाँ पर नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। तो समस्या समाधान के गुण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सृजन, बी में दिया है चयन, सी में दिया है भाषण, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है लेखन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, बी में दिया है सी और डी सही हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और डी सही है और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है बी और सी सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। सृजन और चयन का जो गुण है वो समस्या समाधान में होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, ए और बी दोनों, सृजन और चयन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, एक ईबीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ईबीएस शिक्षक के द्वारा किस तरह की भाषा प्रयुक्त होती है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बी में दिया है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाएं, सी में दिया है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्राविधिक और प्राकृतिक होनी चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण कक्षा में जो शिक्षक की भाषा हो वो बच्चों की दैनिक और रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। बच्चे तभी आसानी से सीख पाएंगे जब टीचर उनको उनकी भाषा में ही समझाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे। ये जो सामग्री है इसका उपयोग सहायक क्यों होता है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, बी में दिया है अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ पर सारे पॉइंट जो है ये पॉजिटिव दिए हुए हैं, पर सबसे सुटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारे आंसर इसी में समाहित है। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, तो अगर सक्रिय ज्ञानेंद्रियाँ होंगी बच्चा अर्थपूर्ण तरीके से सीखेगा, शिक्षक की भी मदद हो जाएगी और बच्चों का ध्यान भी आकर्षित रहेगा। यहाँ पर जो सारे पॉइंट हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चे सक्रिय होकर सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है, ईबीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। जो सबसे कम आवश्यक कार्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्यार्थियों से परिचर्चा, तो ये तो आवश्यक कार्य है, ये यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। कार्यपत्रकों पर चित्र और रूपरेखा को बनाना, ये भी यहाँ पर आवश्यक कार्य है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेगेटिव या सबसे कम आवश्यकता वाला कार्य देखना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, तो सजा देना ये कहीं पर प्रावधान नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भी बच्चों को दंड देना कोई आवश्यक कार्य नहीं होता है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, तो ये भी ईबीएस के शिक्षण में एक आवश्यक कार्य हो जाता है, ये भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में पहेलियों को क्यों सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। तो यहाँ पर भ्रमित करना कोई उद्देश्य नहीं है, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। तो ये टीचर का कोई उद्देश्य नहीं होता कि पहेली इसलिए सम्मिलित की जाए कि बच्चे जो हैं भ्रमित हो जाएं और टीचर को उससे आनंद प्राप्त हो, ये यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्यार्थियों को खेल खिलाना। पहेली के माध्यम से खेल खिलाना कोई आवश्यक कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में पहेलियों को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सबसे सुटेबल है, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। तो सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, यहाँ पर अध्यापक की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम होना चाहिए। नंबर बी में दिया है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन होना चाहिए। यहाँ पर जो है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रबंधन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ही करेक्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इसको आप कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी आप कट कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा की, तो इसमें अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं, ये सबसे कम उपयोगी कार्य है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव मैच करता आंसर देखना था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर दिया है भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का उपयोग होता है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन सी में दिया है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। बच्चे भाषा शिक्षण में कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करेंगे, बच्चे चीज़ों को क्या करेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे। भाषा कक्षा हो रही है तो उसमें चीज़ों को सुनेंगे भी और देखेंगे भी, उनको चित्रों के माध्यम से भी भाषा को समझाया जा सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन दोनों घटकों का प्रयोग भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। तो लता किस तरह के कौशल का आकलन यहाँ पर करेगी। केवल श्रवण, तो यहाँ पर केवल श्रवण नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है श्रवण और वाचन, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर बोल भी रहे हैं और चीज़ों को सुन भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्रवण और पठन। जब संवाद की अदायगी होती है, संवाद होता है बच्चों के बीच, तो वहाँ पर श्रवण और पठन नहीं होता, श्रवण और वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल वाचन, तो केवल वाचन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर बच्चा बोल भी रहा है और सुन भी रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रवण और वाचन दोनों कार्य जो हैं बच्चे कर रहे हैं, लता इसी कौशल का आकलन यहाँ पर कर रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिनाई स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिनाई स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए। वो क्वेश्चन इतने कठिन स्तर का है कि बच्चों के 30 मार्क्स जो हैं उसी क्वेश्चन से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर ए में दिया है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को परीक्षा पत्र से हटा देना चाहिए जो बच्चों के 30 मार्क्स कम कर देगा। क्वेश्चन इसी लेवल के होने चाहिए जो सभी बच्चे इजीली कर पाएँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाषा के साथ कार्य करते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे जब मौन होकर भी कार्य करते हैं या कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वह भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर दिया है ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो कौन सी सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है दृश्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रव्यात्मक, सी में दिया है गत्यात्मक और डी में दिया है स्थानिक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृश्यात्मक। यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे एजुकेशन लर्नर की जो कैसे हैं, जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा सीख रहे हैं। तो वे कैसे विद्यार्थी कहलाएंगे, वे दृश्यात्मक शिक्षार्थी कहलाएंगे। तो ए है ये करेक्ट हो जाएगा दृश्यात्मक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर दिया है व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। तो व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आगमनात्मक रूप से, बी में दिया है निगमनात्मक रूप से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिना किसी व्याख्या के, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है बनावटी रूप से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी निगमनात्मक रूप से। जब भी व्याकरण को पढ़ाया जाता है तो व्याकरण के अनुवाद की विधि कैसी होती है, बच्चे को पहले उसकी जो है परिभाषाएं दी जाती है, उसके नियम सिखाए जाते हैं, बाद में उसके उदाहरण बच्चे को करने के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये निगमनात्मक विधि में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, निगमनात्मक रूप से व्याकरण अनुवाद विधि को पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्रों से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है। नंबर ए में दिया है पठन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रवण, सी में दिया है वाचन और डी में यहाँ पर दिया है दृश्य रूपकता। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रवण। वह बच्चों को एक सेंटेंस बोल रहा है जिसको बच्चे सुनेंगे और सुनकर समझकर चित्रों का मिलान करेंगे। तो बच्चों के यहाँ पर श्रवण कौशल का विकास होगा, उसी का वह आकलन यहाँ पर कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30। नंबर 30 में यहाँ पर दिया है नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा यहाँ पर ले रही है। तो किस उपकौशल की वहाँ पर परीक्षा वह कर रही है। बच्चे को एक रेखांकित शब्द दे रही है और उसका वो है विलोम शब्द पूछ रही है। तो बच्चे यहाँ पर विलोम शब्द जो है अपने शब्द भंडार से उसको बताएंगे जो उन्हें उसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर श्रवण कौशल जो है ये विकसित नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पठन। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई पठन कौशल नहीं किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर व्याकरण की समझ बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शब्द भंडार। बच्चों के शब्द भंडार के उपकौशल का वह परीक्षण कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह जानना चाह रही है कि बच्चे इसके बारे में और कौन कौन से शब्दों को जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियो देख लीजिए। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।